इसमें सर की 10 वीडियो बना दी। टॉपिक्स बहुत सारे दिखा दो यार, क्या है कोर्स। बुक में दे रखा है, कुछ दे रखा है। पढ़ा दिया स्कूल में, पढ़ा दी चैप्टर तो इसमें डिस्प्लेसमेंट करने मिला है, नहीं पता है तो बताए। नहीं वो नहीं चैप्टर हाँ उसमें क्या बताया? हाँ उसमें डिस्प्लेसमेंट लास्ट है क्योंकि पिछले साल नहीं गई, पिछले साल कटा हुआ आपने भी तो शायद इसकी इस साल ही वापस दो प्लेलिस्ट बना रखी थी। क्या हुआ? आपने भी तो 2 प्लेलिस्ट बना रखी थी ना इसकी। यार इसकी तो नहीं, इसकी है ही नहीं है। एक बोर्ड सी है और एक जेई और नीट की अलग बना रखी। मुझे नहीं मिली है। हाँ सर को मैंने इसमें फोटोज किसी को भेजने थी, तुमने कहाँ ढूंढ ली? मेरे को भेज दी। प्लेलिस्ट सारी है 4 वीडियोस बनाई थी और जेई वाली में 5 थी। तो यह है मतलब नहीं फिर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें तो 2 लेक्चर में खत्म हो जाता है मैथ्स। देखो गलत चैप्टर देख के नहीं है। हां गलत देख लिया क्या पता भी नहीं देखा अलग नहीं 4 वीडियो मिल इसकी। इसकी 4 हो ही नहीं सकती भाई, 2 से ज्यादा नहीं होती इसकी। तो सर ऐसे करके एक में ही खत्म हो जाता है। वे 20 मिनट में खत्म कर दो, सच में हो जाएगा। नहीं एक भी नहीं होगा, है ना वही ये सर वे ऑप्टिक्स 4 ऑप्टिक्स थोड़ी ऑप्टिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस चैप्टर का नाम है। वो हो ही नहीं सकता, है ही नहीं। बस वो चैप्टर में क्या है वो रिकॉर्ड ही नहीं किया भाई अभी तक, आज पहली बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है तो देखो सबसे पहले इसमें वेव्स के बारे में भी नहीं पढ़ेंगे, अभी कुछ और पढ़ेंगे। क्या डिस्प्लेसमेंट करेंगे।
समझ लेते हैं है क्या है। एक कैपेसिटर को हमने ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। कैपेसिटर है, बैटरी है और एक की है स्विच भी मान लो, इसकी कैपेसिटेंस सी मान लो। अब इस पे कोई चार्ज नहीं है, जब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा। वो भी नहीं होगा, डीसी में करंट फ्लो होता है, बताओ कितना करंट होता है, कितना करंट होगा, करंट होगा नहीं होगा इसमें, क्यों, उसमें चार्ज होगा बैटरी तो किसी से भी जोड़ दो, कैपेसिटर चार्ज होगा तो करंट होगा। इसके ऊपर चार्ज आएगा। अभी जीरो था ना, कहाँ से आएगा, यहाँ से आता चार्ज, बताया था जब हमने कैपेसिटर पढ़ा था, यहाँ से चार्ज आता है, तो इस पर माइनस क्यू आने लग जाएगा और इस पर प्लस क्यू, क्योंकि वहां से चार्ज निकलेगा और फिर इस पर घुस जाएगा, बैटरी करती है। तो जब तक ये चार्ज जाएगा तब तक करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो करंट भी ऐसे ही फ्लो होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, थोड़ी देर तक होता है लेकिन करंट तो होगा ना। ये जब करंट यहां से जा रहा है, यहां तक गया, यहां पे भी है करंट, हाँ है, क्योंकि ये भी तो चार्ज यहां से चल रहा है, मतलब यहां से चार्ज यहां से करंट जा रहा है और वो भी जा रहा है। तो एक साइंटिस्ट था मैक्सवेल, उसने बोला कि यार ये क्या चक्कर है कि यहां से करंट जा रहा है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हवा है, वैक्यूम, तब भी यहाँ पे करंट जा रहा है, ऐसा कैसे हो गया। तो उसने बोला कि भाई देखो जो वैक्यूम है ना, कुछ भी नहीं है वहां पे भी करंट है, जहाँ कुछ नहीं है कुछ तो नहीं, मतलब कुछ तो है वहां पे, देखो बताता हूँ, कोई मटेरियल नहीं है। तो उसने ये थ्योरी दी कि उसकी यूनिफिकेशन थ्योरी है मैक्सवेल की। अभी हम पढ़ेंगे कि मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म को मिला दिया, यूनिफाई कर दिया था, तो वो उसने बहुत बड़ा काम किया। तो करंट ऐसे गया, तो उसने बोला कि भाई यहाँ पे थोड़ी रुक जाएगा करंट, इसके आगे भी जाएगा, यहाँ पे भी होगा करंट। लेकिन उसने ये बोला कि यहाँ पे कोई कंडक्टर तो है नहीं, तो उसने दूसरा नाम दे दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। तुम ऐसे समझो कि जैसे मोटरसाइकिल होती है, उसमें मटेरियल तो होता है, वैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, क्या होता है, समुद्र में से पानी उड़ता है, फिर वो, ठीक है, फिर बादलों में जाता है, वो बादल गिरते हैं, पानी गिरता है उसमें, तो पानी ऐसे आ रहा है, फिर पानी से कुछ उठ रहा है वेपर, फिर वो बादल बन रहा है, फिर गिर रहा है, यही हो रहा है ना। तो कोई अगर वैसे देखेगा कि भाई मटेरियल का है, पानी का है, तो बोलेगा बादलों से पानी आ रहा है, यहां से तो नहीं दिख रहा, कुछ चेंज हो गया, अलग हो गया, लेकिन साइकिल चल रही है, पानी बादलों से नीचे गिर रहा है वो दिख रहा है, और यहां से जो ऊपर जा रहा है वो नहीं दिख रहा, साइकिल चल रही है ना, साइकिल का एक पार्ट नहीं दिख रहा, लेकिन मतलब उसका नेचर कुछ अलग है, वो वेपर है और ये लिक्विड है, ऐसे कुछ सेम। यहाँ पे करंट घूम रहा है भाई पूरे लूप में, उसने ये बोला, बस यहाँ पे तार है इसीलिए हमको फील हो जाता है, वो दिख जाता है करंट, नाप लेते देख, एमीटर लगाएंगे तो पता चल जाएगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी करंट है, दूसरे टाइप का करंट, तो उसने बोला डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। अब उसका एक्सप्रेशन निकालते हैं। आप सोचो कि इन दोनों के बीच में है क्या, कुछ तो है ही, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब मैंने बोला कुछ तो है, इसका मतलब यार कुछ तो, फ्री स्पेस में तो कुछ नहीं होता ना, उसके यूनिवर्स में चले जाओ, वहां पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, बन क्या है, और कौन से पार्टिकल दिखते नहीं होंगे, ऐसा लगता है कि वहां पे वैक्यूम है, वैक्यूम के अलावा बहुत कुछ है। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, उसके चेंज होने से सूरज की रोशनी जहां पहुंच रही है वहां इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है, याद रखो ये, ठीक। रोशनी के अंदर सब कुछ होता है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है,
इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो ठीक है। उसने ये बोला कि ये जो करंट जा रहा है आई, ये क्या होगा? आई बता दो, आई बता दो कितना होगा? आई इज इक्वल टू, ये कौन सा करंट है? ये कंडक्शन करंट है, मतलब जो तार में चल रहा है, जो तार में चलता है, कंडक्टर में चलता है, उसको कंडक्शन करंट बोलते हैं। ठीक है, कितना होगा बताओ, बोलो क्या होता है? क्या होता है फॉर्मूला करंट का? बट डी क्यू बाई डी टी, क्योंकि चार्ज फ्लो कर रहा है ना, चार्ज चेंज हो रहा है बार बार, तो डी क्यू बाई डी टी हो जाएगा। इसको आईसी बोल दो, कंडक्शन करंट। अब उसने बोला कि ये जो करंट है आईसी, ये इधर जा रहा है, इसके इस पॉइंट के बाद कौन सा करंट होगा? डिस्प्लेसमेंट करंट। अब वो निकालते हैं, दोनों करंट बराबर होंगे नहीं होंगे? बताओ जरा, ध्यान से देखो। जो भाप बन के ऊपर जा रहा है पानी, और जो बादलों से गिर रहा है, बराबर होंगे कि नहीं? बराबर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी, और वो कंडक्शन करंट के बराबर ही होगा। इस वाले केस में तो बराबर होगा। तुम ऐसे समझ लो कि यहां से पानी जा रहा है और यहाँ पे एक हीटर लगा हुआ है, वो भाप बना रहा है। तो जो पानी जहां से पाइप में जा रहा है वो भाप बन रही है और भाप वहां जा रही है, फिर वहां पे जाके कुछ ठंडा कर रहा हो तो पानी बन जा रहा होगा। यहाँ पानी वहां भाप, लेकिन जितना पानी उतनी भाप, कोई फ्लो हो रहा है बार बार। ठीक, तो ये भी बोला डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी, लेकिन इसका एक्सप्रेशन थोड़ा अलग होगा, वो देखते हैं। तो आई डी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, अब यहां पे हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहां पे चार्ज नहीं है यार। ये बराबर तो होंगे, लेकिन कहीं पे इस सिचुएशन में तो चलो दोनों बराबर है, कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, कंडक्टर है ही, कहीं वैक्यूम है, वहां तार है ही नहीं, वहां सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से या बदलने से क्या हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट। वो देखते हैं, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। E इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला बताओ? कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला वो तो कैपेसिटर सिग्मा अपॉन, याद है कि नहीं है? ये होता फॉर्मूला। सिग्मा क्या होता भाई? चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज है। हाँ, तो क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। हाँ बोलो बोलो। Q अपॉन एरिया एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। हाँ, Q कितना आ जाएगा? Q इज इक्वल टू E A एप्सिलॉन नॉट। ठीक, हाँ यार, तो ID कितना हो जाएगा? D बाई डी टी, और Q की जगह क्या रखोगे? E A एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, बाहर आएगा। ठीक, DEA, ये E इंटू ए क्या चीज है? याद करो, बोलो। पता पड़ रहा था तुम्हें? E इंटू ए क्या होता है? अभी बोलो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, याद है कि नहीं है? ये कॉस थीटा, ये। तो ये मैक्सवेल ने बोला था कि भाई जहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा, चेंज होगा नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे चार्ज चेंज होगा वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगी, तो फ्लक्स भी चेंज, एरिया तो चेंज होगा।
लेकिन कुछ तो चेंज हो रहा है जिससे कि फ्लक्स चेंज हो रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने से क्या पैदा हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट। अब तुम ये याद रखना क्या कि कहीं पे तार हो चाहे ना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, वो चेंज होने लग गया तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट आया। चार्ज का फ्लो आ जाएगा, पक्का आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने से क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट करंट आता है। ठीक है, वहीं पे चार्ज हो चाहे ना हो, लिख लो उसको, डिस्प्लेसमेंट करंट का एक्सप्रेशन। ठीक है, फ्लक्स के चेंज होने से डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट करंट आ जाएगा। हाँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज। हाँ तार के अंदर करंट तो वही होता है dq/dt, लेकिन जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे भी करंट होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट वो ऐसे देते हैं। डर लगता है। क्या होगा? आगे इधर से गिरा ना, कह रहा इधर से क्या हो गया, फ्यूज लगा, फ्यूज उड़ गया। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है? नहीं, क्या डेरिवेशन? कुछ नहीं है ना? नहीं, इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो अगली क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें अलग अलग तरीके की वेव्स होती हैं। ठीक है, उस पर ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन पढ़ लो उसको भी। अरे हटा दो क्या, ऊपर वाला हटा दो भैया। डायग्राम हटाओ। हाँ हाँ अब देखो, ये हो गया। ठीक, हम पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ वेव्स, ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कैसे पैदा होती है। उससे पहले एक और चीज पढ़ लेते हैं, रुको, छोटी सी, मैक्सवेल्स इक्वेशन। मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन दी थी। 4 क्या दी थी उसने? इधर उधर से सबकी उठाई और बोल दिया ये मेरी है। ठीक है, नहीं लेकिन इससे बहुत कम है। तो पहली इक्वेशन क्या है? गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या था? क्या था गॉस लॉ? क्या था? गॉस लॉ और इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एक ही बात है, वही चार्ज का। क्या था बोलो? हाँ, फ्लक्स कैसे देते हैं? E डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन, ये नॉर्मल सी बात है, फ्लक्स होता है। ठीक है, दूसरा क्या था बताओ? और कौन सा लॉ पढ़ा है? गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म।
मैग्नेटिज्म क्या होता है इसका? B डॉट डी ए, बताओ कितना होता है? 0। पांचवा चैप्टर पढ़ा ना। तीसरी इक्वेशन कुल मिला के ये दूसरों ने दी है, उसने अपने नाम से बना दी। उसने ना यूनिफाई कर दिया, उसने बोला कि ये दोनों जुड़े हुए हैं, इसलिए मैंने दोनों को जोड़ दिया। तीसरा फैराडे लॉ। अब फैराडे लॉ को भी उसने अपने अंदर डाल दिया कि मेरी इक्वेशन है। अरे उस टाइम पे ना बहुत लड़ाइयाँ चलती थी, ये मेरे नाम से छपेगा, ये मेरे नाम ऐसे कर, इसमें मेरा नाम डालो। फैराडे लॉ फॉर इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोलता है वो? E इज इक्वल टू डी बाई बाई डी टी। तो जो E होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? E डॉट डी एल, याद है सेकेंड चैप्टर में था, डी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। तो इसमें वैसे बोलता है E डॉट डी एल ओवर क्लोज लूप। क्लोज लूप मतलब पूरे लूप में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा? माइनस डी फाई डी बाय डी टी। ये अरे ये कुछ नहीं है, ये क्या है? ये पोटेंशियल डिफरेंस। याद हो तुमको फॉर्मूला है, डी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। तो तुम दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, ये चिपका दो, सेम चीज है वो। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, फैराडे लॉ। तुमको इस पे न्यूमेरिकल वगैरह ज्यादा कुछ नहीं आएगी क्योंकि इंटीग्रेशन ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन उसने निकाली तो जनरल इक्वेशन निकाली। ठीक, फैराडे लॉ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चौथी में उसका नाम है, लेकिन किसी और का भी है, एम्पियर मैक्सवेल लॉ। एम्पियर मैक्सवेल वो पढ़ा ना, एम्पियर्स लॉ। एम्पियर नाम है किसी का? और क्या यार, जितने भी यूनिट है सब नाम ही है। न्यूटन, पास्कल, टॉर्क को यूनिट है क्या? हेनरी। ओ भाई ये सारे नाम है, सही कह रहे हो तुम। सोचा ही नहीं आज तक। वोल्ट भी नाम है, हाँ, कूलम भी नाम है, टेस्ला भी तो नाम ही है। हाँ, है? सही कह रहे हो। तो ये यूनिटी बना देते मेरे नाम से, मेरा नाम ही चलता रहेगा जिंदगी भर, जब तक दुनिया चल रही मेरा नाम चलेगा। मैं स्वर्ग में बैठ के देखूंगा। स्ट्रेटेजी स्वर्ग तो नहीं गया होगा पाप करने के बाद। क्यों? क्या पता, घूस दे के चला गया। एम्पियर मैक्सवेल लॉ, ठीक है, याद है क्या बोलता है एम्पियर्स लॉ? आई डॉट डी एल इंटीग्रेशन डी डॉट डी एल ओवर क्लोज लूप इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू नॉट। अब इसने थोड़ा चेंज किया क्योंकि इसने नाम बदल डाल दें, तो उसमें जो आई आता है उसने अपना ये डिस्प्लेसमेंट करंट डाल दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट डाल दिया उसके अंदर, IC प्लस ID बस IC प्लस ID, और उसके बाद उसमें डाल दो जो भी है म्यू नॉट IC, तो जो भी होगा तार के अंदर करंट है, प्लस ID की वैल्यू ये डाल दें, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय, ये एम्पियर मैक्सवेल लॉ। ठीक है, लिख डालो 4 इक्वेशन। 3 तो उसने वहीं से उठा लिए लोगों से, 1 में उसने अपना थोड़ा सा डाल दिया करंट, कुल मिला के उसने बोल दिया ये जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है ना वो सब मैंने दिया है। सही है। नहीं ऐसी बात नहीं है, उसने काम बहुत किया।
नहीं भाई ऐसा नहीं है, देखो उसमें डिटेल में पढ़ोगे इसके बारे में तो पता चलेगा कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म कनेक्टेड है, तो उसकी इसमें स्टडी करी। ठीक है, देखो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाती है किससे? मैग्नेटिक फील्ड से। ये फ्लक्स किसका है? मैग्नेटिक फील्ड का। उससे क्या पैदा हो गई? ये यूनिफाई कर दिया उसको। ठीक है नहीं? हाँ अब आ जाओ, क्या था वो? जनरेशन ऑफ EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे पैदा होती है? तो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स मैं बताता हूँ कैसे पैदा होती है। जब भी कोई भी चार्ज पार्टिकल क्या करे? एक्सेलरेट करे, तो when a charged particle एक्सेलरेट्स, जब वो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है, कोई भी चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, इट क्रिएट्स, क्या क्रिएट करेगा बताओ? देखो मान लो चार्ज पार्टिकल है, ये एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है या घट रही है? चेंज हो रही है। चेंज हो रही है। तो अगर पार्टिकल ऐसे ऐसे करने लग जाए, वाइब्रेट करने लग जाए, ऑसिलेट, तो उसमें भी तो वेलोसिटी चेंज होती रहेगी, कभी इधर कभी उधर, और उसकी वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। वहां पे 0 है, यहाँ पे कुछ है। अब तुम देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे, जिसके जस्ट ऊपर पार्टिकल मान लो ऐसे ऐसे कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बताओ बता दो। अरे डायरेक्शन बताओ ना, वो तो जो भी होगी कुछ तो होगी, डायरेक्शन बताओ। इस डायरेक्शन में कैसे निकलते हैं? नीचे पॉजिटिव चार्ज, बस। अरे यार ये क्या कर रहे हो तुम? इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालते ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिंपल क्या है? पॉजिटिव चार्ज की, अबे पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती है और नेगेटिव चार्ज के अंदर घुस जाती है। मैं क्या अब सीख गया ना, जब तब मेरे को सीख के आना लग गया, जब भी कुछ डायरेक्शन यही घूमते हैं। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मान लो चार्ज पार्टिकल ऐसे चल रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है यहाँ पर। तो जब चार्ज चलता है तो क्या होता है? वहां पे चार्ज फ्लो कर रहा है, क्या होगा? चार्ज के चलने से क्या आ जाता है? करंट। और करंट से क्या पैदा हो जाती है? करंट से क्या आ जाती है? नहीं करंट से क्या आता है? पढ़ा नहीं क्या अभी तक? मैग्नेटिक फील्ड नहीं आती करंट से? आती है कि नहीं? आती है। हाँ, तो करंट इधर आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड बताओ किधर होगी? इधर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी? किधर होगी? पाम रखो और अंदर की तरफ। ये फिर इसमें कैसे होता है? ऐसे करो। करंट किधर है? इधर। इधर अंगूठा कर दो उधर, हाँ। और कहाँ निकालना है? उधर। तो उंगलियां कर दो उधर ऊपर, पाम अंदर शो कर रहा है। ठीक है, समझ गया। तो देखो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, और चार्ज, और ये चार्ज कहाँ जा रहा है? इस डायरेक्शन में, वो भी परपेंडिकुलर है। ध्यान से देखो, चार्ज इस एक्स एक्सिस पे चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड z माइनस z, हाँ z में हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड y। इससे क्या पता चलता है?
ये तीनों हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। और ये ऐसे ऐसे चलता रहेगा ना, तब भी परपेंडिकुलर रहेंगे, वो अपने आप ही चेंज करता रहेगा क्या डायरेक्शन। यहाँ पे जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ नहीं है, ऊपर नीचे, हाँ ऊपर नीचे आगे पीछे जैसे भी होगा परपेंडिकुलर। तो ये अब ये यहाँ पे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है कि वेरिएबल होगा, वेरिएबल, क्योंकि यार देखो करंट भी तो चेंज हो रहा है, क्योंकि उसकी स्पीड चेंज हो रही है, ठीक है, तो उसका फ्लो चेंज हो जाएगा तो करंट चेंज हो जाएगा, करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड क्या पैदा कर देगी, अभी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से फ्लक्स भी चेंज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, रिवर्स। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी। ये तो फैराडे लॉ है, नॉर्मल सी बात है कि भाई कहीं मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है तो उससे ईएमएफ पैदा हो गया, ईएमएफ के अंदर होता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से करंट चेंज हो जाएगा, करंट के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो जाएगी। ये एक दूसरे को चेंज करते रहते हैं, और इससे क्या होता है, प्रोपगेशन शुरू होता है, ये इसको बदलेगा वो उसको बदलेगा, ठीक है, और फिर ऐसे करके इनफाइनाइट, जैसे पानी में पत्थर डाल दो तो वेव निकलती है कि नहीं, एक पार्टिकल दूसरे को डिस्टर्ब करता है, आगे वाले को करता है, तो इनका भी एक वेव की तरह निकलेगा, ऐसे आगे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्ब हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर देगी भाई। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये अपने आसपास क्या पैदा कर देगी, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर देगी, मैग्नेटिक फील्ड फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर देगी, फिर वो मैग्नेटिक फील्ड फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे कर चलता रहेगा, ये बहुत जल्दी होता है, ठीक है। तो कुल मिला के क्या है, चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो इट क्रिएट्स वेरिएबल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वेरिएबल यार, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड, याद रखना ये सारी चीजें। एंड वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये then a wave is produced, wave consisting of variable electric and magnetic field is produced. ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ, अब इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसमें डायरेक्शन होती है तीनों की, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज, मोशन ऑफ चार्ज क्या, मोशन ऑफ वेव लेवल, जिधर चार्ज आ रहा है उधर वेव चली जाती है। डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, इलेक्ट्रिक
field and magnetic field are mutually चार्ज तो कहीं पे ऑसिलेट कर रहा होगा, लेकिन वेव तो निकल गई होगी ना, वेव तो कहीं जा रही होगी। तो हम तीन चीज ले रहे हैं क्या, एक वेव कहाँ जा रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का है, और मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि उसके बिना वेव पैदा हो ही नहीं सकती। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव का मोशन परपेंडिकुलर, ठीक, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इसका 3D डायग्राम बनाते हैं, कैसे होता है ये सब। ये मान लो कि ये वेव जा रही है इस डायरेक्शन में, समझ गए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। हाँ, ये एक्स एक्सिस पे चार्ज होगा ना फिर, और ये थोड़ा टेढ़ा बना दिया, सीधा सीधा बना दो, सीधा। ये ठीक है। अब क्या है, मान लो कि एक्स एक्सिस में वेव जाएगी, ऐसे करके। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो, वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, जेड डायरेक्शन, हाँ ये वाई ले लो, जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, सब परपेंडिकुलर रहते हैं एक दूसरे के। ठीक है, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के एरो बना दो, तब तुम समझ में आएगा क्या चलता है। ये एरो ऊपर है, फिर एरो नीचे हो जाएंगे। जरूरी नहीं है कि ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, लेकिन ये एक एग्जांपल है। जैसे ऑसिलेट करता है ना, तुमने 11th में पढ़ा होगा, ऑसिलेशन में साइन में आता है, साइन ओमेगा टी पढ़ा है वेव्स के अंदर, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो वो एग्जांपल ले लिया। तो जैसे वो करेगा वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगी। ये हटाई बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। आया समझ में, डायग्राम समझ में आया। ये जो ऐसा है नॉर्मल सा कर्व, ये वाई एक्सिस में चल रहा है ऊपर नीचे, और ये जो ऐसा सा बना रखा है ये जेड एक्सिस में, बाहर को फिर अंदर, फिर बाहर को, समझे। और वेव चल रही है इधर वेव जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, ऊपर नीचे हो रही है, और मैग्नेटिक फील्ड बाहर अंदर हो रही है, तीनों परपेंडिकुलर है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन
डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन is given by E cross B. E cross इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट है इंपॉर्टेंट याद रखने। एक तो परपेंडिकुलर होते हैं तीनों, दूसरा जो भी डायरेक्शन है वो ई क्रॉस बी से बताएंगे। देखो ई कहाँ है ऊपर, बी कहाँ है बाहर। यहाँ पे देखो यहाँ कहीं भी पकड़ लो, यहाँ पकड़ लो, ई ऊपर बी बाहर, ई क्रॉस बी अंगूठा इधर आ रहा है, इधर वेव चल रही है, ई क्रॉस बी ये वेव जाएगी, वेव का मोशन वेव की डायरेक्शन ई क्रॉस बी। यहाँ पे आ जाओ, ई कहाँ है नीचे और बी अंदर है, नीचे और अंदर, तब भी अंगूठा इधर। ई क्रॉस बी करो, ई क्रॉस बी बी अंदर तो उल्टा एरो से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, कहाँ तक बचूंगा नहीं, बस इतना ही है, ज्यादा नहीं है कुछ। बट इजी है अच्छा बना ठीक है, ये देख लो और देखो और दिखते हैं ठीक है। अब देखो इसमें एनर्जी भी होती है भाई वेव के अंदर यार, इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी होती है, मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी याद है? हाँ, फॉर्मूला याद मेरे को, एनर्जी डेंसिटी याद है। एनर्जी पढ़ी है ना ऑफ वेव इज इक्वली डिवाइडेड इन, किसमें बताओ? अरे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है तो एनर्जी भी दोनों में होगी, थोड़ी थोड़ी कितनी होती है, इक्वली होती है। मान लो 100 जूल एनर्जी है इसकी वेव की, तो 50 होगी इलेक्ट्रिक फील्ड में और 50 मैग्नेटिक। ऐसे वेव की एनर्जी आधी आधी डिवाइडेड बराबर इक्वली डिवाइडेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। अब इससे हम कुछ निकाल लेते हैं। देखो क्या होती है भाई, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हाफ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला बता दो। इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी होती है कि याद है, असाइनमेंट में भी था एक सवाल, नहीं आ रहा। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी। एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर लिखी हुई थी, एग्जैक्ट में याद था। और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, ये लिखा है देखो। हाँ हाँ, इसकी क्या ही होती है, ऐसे ही होती है कुछ, हाफ म्यू नॉट म्यू नॉट नहीं जाता, हाफ वी स्क्वायर 1 म्यू नॉट वी स्क्वायर, ये ना ये हाँ, याद रखना फॉर्मूला यार। हाफ कट गया, हाफ कट गया तो देखो ये कुछ आ जाएगा, ऐसे लिखो ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ठीक है कि नहीं? हाँ। अब देखो जो वेव चल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स चल रहा है, मान लो यहाँ पे कोई पार्टिकल है, वेव चल रही है, तो वेव को एक पार्टिकल समझ लो। वेव भी एक पार्टिकल नेचर शो करता है, पता है कि नहीं?
वो चार्ज पार्टिकल मान लो उसको भी, तो उस पे वो चल रहा है ना, अनडिफ्लेक्टेड चल रहा है ना, अनडिफ्लेक्टेड वेव चल रही है, अनडिफ्लेक्टेड सीधे चल रही है बिल्कुल, तो उस पे नेट फोर्स 0। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी वही मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स क्या होता है? QE। और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स Q, V क्रॉस भी सब कुछ परपेंडिकुलर है, P भी sin थीटा। तो C ले लो उसको, C के C इज द स्पीड ऑफ वेव। यहाँ पे जो चल रहा है वो कौन है भाई? वेव चल रही है, और वेव को हमने पार्टिकल नेचर मान लिया, जो होता ही है वो पार्टिकल, वेव इज ए पार्टिकल, और दोनों है, ठीक है। रेडिएशन वेव भी है और पार्टिकल भी है, तो जो तुम मानना चाहो मान लो। तो QE तो फोर्स हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, और मैग्नेटिक फील्ड का QV भी sin 90। QV की जगह C ले लिया क्योंकि वेव की स्पीड हम C ले लेते हैं, B sin 91, क्यों कट गया? तो E इज इक्वल टू CP, ये फॉर्मूला भी आ गया हमारे पास, स्पीड ऑफ वेव का E अपॉन V, ठीक है। ये वैसा ही है जैसे वेलोसिटी सिलेक्टर में था E बाय V। यहाँ रख दो, E की जगह पे एप्सिलॉन और क्या है C स्क्वायर B स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, B स्क्वायर कट गया तो C स्क्वायर आ गया 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, तो C आ गया, स्पीड ऑफ वेव आ गया, C इज इक्वल टू 1 अपॉन स्पीड ऑफ वेव इन वैक्यूम, क्योंकि अभी कोई मीडियम नहीं है, मीडियम ले लेंगे तो म्यू आर या फिर एप्सिलॉन आर ये सब आ जाएगा, तो अभी कुछ भी नहीं है तो वैक्यूम, एप्सिलॉन नॉट। अब इसके तुम वैल्यू डालोगे ना तो क्या आएगा 3 × 10⁸, ये भी कांस्टेंट होगा, एप्सिलॉन नॉट पता है हमको, म्यू नॉट पता है। एक्चुअली एप्सिलॉन नॉट पहले नहीं निकला, वो बाद में निकला, वो यहां से निकला, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट ये सब यहां से निकले, ऐसे नहीं कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू किसी ने डिसाइड कर दी, कितनी क्या होती है 8.85 ना 10⁻⁻12, ऐसा थोड़ी घर में बैठ के डिसाइड कर दी। एक चीज डिसाइड हो जाती है ना, स्पीड ऑफ लाइट, उससे बहुत सारी चीजें डिसाइड हो जाती है। ये आ गया वेव की स्पीड इन वैक्यूम, लिख डालो उसको। और स्पीड ऑफ वेव इन मीडियम, मीडियम में क्या होगा बताओ, सोचो। हाँ तो CM ले लो उसको, CM मतलब स्पीड इन मीडियम, क्या हो जाएगा रूट एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर म्यू नॉट म्यू आर, दोनों होंगे, जो भी होगा जो मीडियम होगा डालो, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करो, C अपॉन CM क्या देगा, ये म्यू नॉट तो कट गया, एप्सिलॉन नॉट क्या बचा रूट एप्सिलॉन आर म्यू आर, ऐसे ऊपर चला है, तो CM आ गया इज इक्वल टू C अपॉन एप्सिलॉन आर म्यू आर। तो मीडियम में जो लाइट होती है, सोचो ये तुम डालोगे तो मीडियम के अंदर जो स्पीड होती है वो कम होती है ना, ये तो पढ़ा हुआ तुमने, लाइट अगर किसी मीडियम में घुस जाए तो धीरे चलने लगती है, जैसे तुम भाग रहे हो सड़क पे एकदम से, अगर तुम खेतों में भागने लगो तो तुम्हारी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना, क्योंकि वहां पे मीडियम आ गया कुछ बीच में रास्ते में, तो तुम्हारी स्पीड कम जाएगा भाई। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, पढ़ा सुना है क्या सर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम लाइट में पढ़ते हैं, यहाँ से लाइट चालू हो रही है, अगला चैप्टर है लाइट, तो वहां उसकी बातें बता रहा हूँ कुछ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
ठीक है। यूसी में सुना है क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या होता है ये मीडियम का रूट एप्सिलॉन आर और न्यू आर। ये किसी भी मीडियम का डाल के देख लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। ये फॉर्मूले ठीक है लिख लिया है ये सब ये लिख लिया। अब ये जो है ना वेव इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो कैसे वेव की तरह चल रहा है तो उसकी भी इक्वेशन होती है लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इन सब की इक्वेशन है E is equal to E naught sin omega t minus kx L और वैसे B is equal to B naught ठीक है। तो माइनस प्लस भी हो सकते हैं प्लस प्लस साइन वाइन का कोई चक्कर नहीं ऐसे सेम रहेंगे वो ठीक है कि नहीं। दोनों सेम डायरेक्शन में तो भाग रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है लेकिन भाग ऐसे रहा होगा जैसे तुमने टॉर्च जलाई टॉर्च ऊपर कर दी लाइट कहाँ जा रही है ऊपर भाग तुम ऐसे रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है ठीक है। इसमें ओमेगा क्या भाई ओमेगा बताओ एंगुलर फ्रीक्वेंसी टू पाई न्यू ये वैसे ही न्यू फ्रीक्वेंसी हो गई एसी में पढ़ा है सब कुछ। ये क्या चीज है क्या चीज कहाँ है स्प्रिंग यहाँ पे स्प्रिंग कहाँ है वेव है यार वेव एंगुलर वेव नंबर के 2 पाई बाय लैम्डा वेव स्पीड सी वेव स्पीड यहां से भी निकाल सकते हैं ओमेगा बाय के या फिर ये तुम डालोगे ना इसको ओमेगा बाय के 2 पाई कट जाएगा लैम्डा अपॉन न्यू ये मल्टीपल कर लैम्डा तो तुमने फॉर्मूला देखा होगा सी इक्वल टू वो निकालो ये निकालो जैसे मर्जी निकालो फॉर्मूला बताओ ना इससे लिख लो उसको लैम्डा क्या चीज है हाँ वेवलेंथ है हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी उसमें लाइन चल ऐसा थोड़ी है कि जहां सिग्मा दिख गया वहां सरफेस चार्ज डेंसिटी बोल दी चाहे वो 11 चल रहा हो चाहे सरफेस टेंशन को सिग्मा बोलते हो तुम ये वो भी गलत भी कह रहा बेचारा इस लैम्डा इतनी चीजों के लिए है केमिस्ट्री फिजिक्स वाले थोड़े और नए साइड ढूंढने चाहिए हाँ हाँ ये अलग कर दो ये आप अपना कांस्टेंट बना दो गणेश कांस्टेंट सच्ची बना तो दूंगा छापेगा कौन आप छापते हैं ना मेरे पास तो पैसे नहीं है पैसे की कमी है मेरे पास पेटेंट कराना पड़ता होगा भैया मैं दे दूंगा तुमको कांस्टेंट ही कांस्टेंट दूंगा तो ये रहने दो अभी इतनी इज्जत नहीं मिली मेरे को ये कांस्टेंट की बात छापने के लिए इज्जत थोड़ी सी है पैसे चाहिए होते अच्छा कोई भी छाप देता है तो तुम्हें देखना है कितनी किताबें छपी हुई हैं ये तक नहीं पता सोचो जानते भी नहीं किसी को हां पेटेंट है इसी वस्तु किताब छाप रही हो किसी और के नाम से तेरी किताब छप रही होगी किताब छापने के लिए कॉपी पेस्ट मारना आना चाहिए किताब उठा के देख लो
मारो कॉपी पेस्ट आसान है ना, वो करना भी इतना आसान है। टाइम लगता है, नकल मारने के लिए भी टाइम लगता है। भैया बहुत टाइम लगता है, सही कह रहा हूँ। शाम को मेरे को पिटवा रहे हैं किसी। नकल मारने में ज्यादा ही टाइम लगता है, सच्ची में बहुत टाइम लगता और है। पकड़ेगा तो फिर ज्यादा टाइम बर्बाद होता है। सर प्लीज माफ कर दो, अब नहीं करूँगा सर, मैं तो कर ही नहीं रहा था, ये था। सही कह रहे हो आप। ठीक है, लिख लो इसे। चलो बहुत है। इस चैप्टर में भी फॉर्मूले हैं, तो बता था फॉर्मूले हैं इतने।